ओके, द नेक्स्ट सेशन मैंने बात की थी, हम डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैपिंग मेथड को। तो बूटस्ट्रैपिंग मेथड, इसको पहले सबसे पहले समझते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग होती क्या है बेसिकली। तो जो बूटस्ट्रैपिंग है वो ये मेथड है, बेसिकली ये एक स्टैटिकल टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर आप एस्टिमेट करते हैं क्वांटिटीज को पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ कंसर्न, टोटल नंबर ऑफ एंटाइटी ऑफ योर कंसर्न is a population. If you are interested in cars, then your car is total number of cars is your population. If you are interested in student, total number of student is your population. If you are interested in food item, that total number of restaurant of the food item is your population. If you are interested of anything, the total number of entities is population. अब population से आप क्या करते हैं, estimate निकालते हैं, और किसके लिए स्ट्रेटेजिकल टेक्निक है जो कि बूटस्ट्रैपिंग है। अब इस है क्या ये, बेसिकली ये है क्या कि ये एस्टिमेट लेती है। एस्टिमेट लेने के बाद डाटा से मल्टीपल सैंपल लेती है, एक सैंपल लिया, दो सैंपल लिया, तीन सैंपल लिया, फिर उन सैंपल से एवरेज एस्टिमेट करके आपको देती है। तो उसे हम कहते हैं ये बूटस्ट्रैपिंग मेथड है। और ये बेसिकली क्या करते हैं, इस सैंपल कंस्ट्रक्ट करती है डाटा से। और डाटा कहाँ से लेती है, सैंपल सेट लेती है पॉपुलेशन से। पहले एक सैंपल सेट लिया, उससे एस्टिमेट कैलकुलेट किया, फिर दूसरा सैंपल सेट लिया, उससे एस्टिमेट कैलकुलेट किया, फिर तीसरा सैंपल सेट उससे डाटा कैलकुलेट किया, फिर उन तीनों जो आप कैलकुलेशंस की उसका एवरेज लेके आपको एक पैरामीटर देती है। तो उसे हम कहते हैं ये पैरामीटर क्या, बूटस्ट्रैपिंग पैरामीटर है। लेट्स डू अनदर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम में देखेंगे आप ट्रू पॉपुलेशन है। ट्रू पॉपुलेशन ये क्या है, आपके पास जो डाटा रियल टाइम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ कि देखना चाह रहा हूँ कि फैसलाबाद के अंदर कौन कौन सी जो गाड़ियाँ एक्सपेंसिव है, कौन कौन सी गाड़ियाँ इकोनॉमिकल है। तो मेरी जो नंबर ऑफ कार यूजर्स पॉपुलेशन है, तो उसमें डिफरेंट में सैंपल ले रहा हूँ। उस सैंपल, जितने भी सैंपल से मगर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाउ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि वो सैंपल कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी फ्रिक्वेंसी कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका, वो उसका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सबसे पहले आपके पास पॉपुलेशन गिवन है, आपने पहले नंबर 1 पे आप सैंपल ले, सैंपल लेने के बाद नंबर 2 पे आप पॉपुलेशन एस्टिमेट करेंगे। पहला आपने सैंपल लिया, उससे आपने एस्टिमेट कैलकुलेट किया, तो पहला आपके पास बूटस्ट्रैपिंग वैल्यू आ गई। फिर आपने सैंपल लिया दोबारा और उसमें आपने कैलकुलेट किया, फिर आपने थर्ड सैंपल इसको कैलकुलेट किया। ऑन बेस्ड ऑफ दैट फिर आपने तीनों बूस्टर सैंपल को कैलकुलेट करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो बूस्टर सैंपलिंग आएगा और वो आपकी वैल्यू आएगी। उसको अगर आप इस डायग्राम से देखें तो आपके पास वेरी क्लियर इमेज कि यहाँ पे आपके पास ओरिजिनल पॉपुलेशन यूजर ऑफ कार्स है, और उसमें आपने पहला सैंपल लिया, इसमें कोई भी सिलेक्ट होकर आ सकता है। फिर आपने दोबारा सैंपल लिया विद रिप्लेसमेंट, कोई भी सिलेक्ट होकर आ सकता है। फिर आपने सैंपल लिया, फिर आपने सैंपल लिया। तो आपने यहाँ पर देखें डायग्राम में 1 2 3 4 5 डिफरेंट सैंपल लिए, और 5 डिफरेंट सैंपल से फिर आपने एक पैरामीटर कैलकुलेट किया, फिर दूसरा पैरामीटर कैलकुलेट किया, एंड देन टेकन एवरेज, देन इट शुड बी अ बूटस्ट्रैप डिस्ट्रीब्यूशन। इन सिमिलर वे में जब आप कैलकुलेट कर लिए इंफ्रेंस के लिए, और जब आप इन पांचों को अगर एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो देन यू हैव अ सिंगल वैल्यू ऑफ बूटस्ट्रैपिंग मेथड। तो ये बूटस्ट्रैपिंग मेथड भी इस्तेमाल करते हैं हम, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि कंपाउंडिंग, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। और उसके अंदर आपके पास, हमारे पास क्या है, डेटा है। उस डेटा के बार बार हम सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं किसकी, इंटरेस्ट रेट की, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग के लिहाज से। तो इसको अगर हम अब देखें नेक्स्ट बूटस्ट्रैपिंग मेथड कंटिन्यू, तो यहाँ पे आपके पास देखें कि आपके पास एक डेटा सेट है। उस डेटा सेट के अंदर देखें कि आपकी पहले सैंपल लिया, उस सैंपल से उसने कैलकुलेट किया, फिर अगला सैंपल लिया, उसे कैलकुलेट किया, फिर अगला सैंपल से कैलकुलेट किया। यहाँ पे जो 0.14 0.15 ये गिवन है, 1.5 ये डिफरेंट इंटरेस्ट रेट रिटर्न है जो उस टाइम पीरियड के लिए सैंपल के लिए है। और उसके बाद आप सबको कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू जो दी उसने 10.8%। तो 10.8% जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट है, जो कि हमने कैलकुलेट किया है बूटस्ट्रैपिंग से। अब इसके बाद हमारे पास आता है फॉरवर्ड रेट्स। क्या होते हैं फॉरवर्ड रेट्स, बेसिकली क्या होते हैं, ये आपकी फ्यूचर स्पॉट रेट्स होते हैं, जो कि आप आज डिटरमिन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। और टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि रिलेशनशिप ऑफ बॉन्ड और यील्ड एंड इंटरेस्ट रेट, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसे हम टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। और वो आउटपुट, अगर आपका बॉन्ड है, बॉन्ड यील्ड है, या आपका प्रॉफिट है, इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट और प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट और आउटपुट और यील्ड के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं टर्म ऑफ स्ट्रक्चर। और इसमें क्या है, टर्म ऑफ स्ट्रक्चर के लिहाज से आप किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू
डिटरमिन करते हैं, किसके लिए, जो कि इम्प्लाइज आज इम्प्लाय उसे आप करते हैं, तो फॉरवर्ड रेट्स को बोलते हैं। यू कैन कैलकुलेट फॉरवर्ड रेट विद दिस फार्मूला। इसमें आपके पास जो है R1 R2 जो है रेट्स हैं, T1 T2 जो टाइम पीरियड है। तो आप जो आउटकम ऑफ R2 और T2 यानी कि आप सेकंड टाइम पीरियड की जो प्रोडक्ट है उसको माइनस करते हैं फर्स्ट टाइम पीरियड की प्रोडक्ट से, और उसके बाद आप इसको डिवाइड करते हैं चेंज इन टाइम वैल्यू से। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग फॉर फॉरवर्ड रेट्स। इसकी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जीरो रेट्स हैं गिवन है, आपके पास डिफरेंट आपके पास फॉरवर्ड रेट्स गिवन है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फार्मूले के साथ। इसके बाद एक अदर कॉन्सेप्ट है, उसमें हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड रेट। ये क्या होता है, फौरन जो आपको रेट मिलता है वो इंस्टेंटेनियस या चेंजेबल होता है। उसमें चेंजेबल होता है वो क्या है कि रेट रिटर्न होता है प्लस टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय चेंज इन इंटरेस्ट रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो उसका जो रेट ऑफ चेंज है स्लोप है मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड एंड प्लस इनटू आर, दैट वैल्यू गिव्स यू इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड रेट, कि कितना चेंज आया है फौरन किसके अंदर, फॉरवर्ड रेट्स के अंदर। और इसके बाद आगे ये अपवर्ड स्लोपिंग है, यील्ड या डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसका ताल्लुक सिर्फ ये कि अगर आपका फॉरवर्ड रेट ज्यादा है स्पॉट रेट से, स्पॉट रेट ज्यादा है पार यील्ड से, पार यील्ड मैंने बताया कि आपकी जब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाती है, अगर उससे ज्यादा है आपका स्पॉट रेट और स्पॉट रेट से ज्यादा आपका फॉरवर्ड रेट है, इट मीन दैट यू आर अपवर्ड स्लोपिंग, आपकी जो यील्ड है अपवर्ड स्लोपिंग है। और अगर वाइस वर्सा है, इट मीन दैट ऑन अदर वे अराउंड है, तो पार वैल्यू जो है यील्ड जो है वो कम है जीरो से, और जीरो जो कम है फॉरवर्ड से, तो इन दैट वे योर यील्ड और आउटपुट इज गोइंग टू डिक्लाइन। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि आपकी यील्ड जो अपवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। Then we have a last concept of this chapter is about forward rate agreement. Forward rate agreement basically ये over the counter market agreement होता है, OTC over the counter market होता है, और उसके अंदर आप रेट को डिफरेंट रेट अप्लाई करते हैं, और उसमें करते क्या है कि आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सर्टन फ्यूचर अमाउंट है, उसको देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल जो रेट इन विद रिस्पेक्ट टू इन पाकिस्तान जो काइबर रेट है उसको हम यूज करते हैं। अगर आप लंदन में लंदन के अंदर लोग लाइबर रेट इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली ओवर द काउंटर मार्केट एग्रीमेंट है जिसके अंदर आप करते क्या है, सर्टन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल को सर्टन फ्यूचर पीरियड के लिए से एडजस्टमेंट करते हैं। तो वो बेसिकली आपका जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है। अब इस एग्रीमेंट को है क्या, इसको अब की रिजल्ट्स इसके क्या क्या निकलते हैं एग्रीमेंट के, वो देखते हैं। इसमें आपके पास जो एक प्री डिटरमिन्ड रेट होता है, प्री डिटरमिन्ड रेट जो होता है वो इंटरेस्ट रेट डिफाइन किया जाता है मार्केट का। एक आपके पास फॉरवर्ड रेट होता है जैसे लाइबर या काइबर का रेट होता है। अब FR जो एग्रीमेंट है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, इसकी वैल्यू को हम एवेलुएट करते हैं दोनों के डिफरेंस से, यानी कि एक आपने जो मार्केट का रेट डिटरमिन किया प्री डिटरमिन्ड रेट है, उसमें से आप माइनस करते हैं किसको, जो आपका फॉरवर्ड या इंटर बैंक रेट है। यानी आपने एक रेट डिटरमिन कर लिया हुआ था काउंटर मार्केट के अंदर, और दूसरा रेट आपने कहां से लिया, बैंक वाला जो इंटर बैंक के लिए लिया। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या बताता है आपको कि आपका जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है उसकी क्या वैल्यू। तो वो वैल्यू कहां से आएगी, वो वैल्यू आएगी ओवर द काउंटर मार्केट जो मार्केट से इंटरेस्ट रेट आएगा, और डिफरेंस बिटवीन आपका काइबर या बैंक रेट जो जिसपे बैंक्स जो हैं आपस में शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं या देते हैं। इस तरीके के साथ आप जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है उसकी वैल्यू को डिटरमिन करते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यूएशन भी होती है सिमिलर वे में, दो तरह की वैल्यूएशन होती है। एक वैल्यूएशन होती है टाइम पीरियड 1 से फ्यूचर की तरफ, यानी प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जाएं। उस केस के अंदर इसकी जो वैल्यू डिटरमिनेंट होती है, कैसे डिटरमिनेंट होती है कि आपका इंटरेस्ट रेट गिवन है जो प्री डिटरमिनेंट गिवन है, और आपने उस डेट पे अगले टाइम पीरियड फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करते हैं, सेकंड टाइम पीरियड माइनस प्रीवियस फर्स्ट वन, और आप ऐसे करते हैं फ्यूचर टाइम पीरियड में से माइनस करते हैं प्रेजेंट को और मल्टीप्लाई करते हैं आज जो रेट डिटरमिनेंट किया जाता है। और अगर रेसिप्रोकल केस हो कि अगर आपने फ्यूचर जो फॉरवर्ड गिवन है उसके अंदर आप करते हैं, तो फिर टाइम पीरियड का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय दैट रेट। तो इस तरीके से आप उनकी वैल्यूएशन कर लेते हैं किसी भी फॉरवर्ड जो रेट जो एग्रीमेंट की, फ्रॉम टाइम 1 टू टाइम 2 या प्रेजेंट टू फ्यूचर और फ्यूचर टू प्रेजेंट। और वो जैसे फिर आप डिटरमिन करेंगे उस लिहाज से आप इंटरेस्ट रेट को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आगे इसका कॉन्टेक्स्ट फार्मूला जिसे मैंने बता दिया कि डिफरेंस लेंगे, अगर आप दोनों को यूज करते हैं कि अगर आप प्रेजेंट से प्री डिटरमिनेंट से फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो देन आप माइनस करते हैं प्री डिटरमिनेंट माइनस फ्यूचर रेट और उनका प्रोडक्ट लेते हैं। अगर रेसिप्रोकल केस में लेंगे तो फिर आप फ्यूचर में से प्री डिटरमिनेंट को माइनस करेंगे और टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दैट वे यू कैन वैल्यू द कंटिन्यूएशन ऑफ योर FAR।
उसके बाद वी कैन हैव एग्जांपल, उस एग्जांपल के अंदर उन्होंने आपके पास 4% रेट गिवन है, $10 है आपके पास, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है। जो आप इंटरबैंक का रेट है वो 5% है, उसके अलावा 4% डिटरमाइन किया हुआ है और 1.5 ईयर्स तक है। कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडिंग आपने कैलकुलेट करनी है। उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे, यहाँ पे $100 है, मल्टी $100 जो आपकी अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय, अब आप कहाँ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं प्रेजेंट से, प्री डिटरमाइंड से फ्यूचर की तरफ। जो आपने मार्केट उसमें आपका प्री डिटरमाइंड कितना है 4%, इसलिए यहाँ पे 4% है, -5 है, मल्टीप्लाई बाय 0.5 है वो आपका टाइम पीरियड जो रेट है, मल्टीप्लाई बाय ई की रेज पावर 0.05 जो है आपकी 4.5% इन्फिनिटी कंटिन्यूस है, और 1.5 जो आपका गिवन टाइम पीरियड दैट है। इस तरीके के साथ आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये इसकी FAR की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलर वे में अदर वे अराउंड है, अगर आप करेंगे तो आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बाद अगर आप पे ऑफ कैलकुलेट करते हैं तो पे ऑफ कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप जो जिस टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू डिवाइड बाय सम इनका, यानी कि अगर आप 0.75 को और 0.467 को ऐड करेंगे और वो सम को जो यहाँ आपके पास वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेंगे तो आपको 0.73 पे ऑफ है ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट की। देन वी हैव अ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कैसे फाइंड करते हैं किसी बॉन्ड की, किसी भी सिक्योरिटी की? उसके लिए आपके पास यहाँ पे जो फार्मूला गिवन है इसमें लिखा है डी, टी इज अ टाइम पीरियड, सी इज अ कूपन रेट, ई इज अ वैल्यू, वाई इज अ यील्ड, टी इज अ टाइम पीरियड, बी इज अ प्राइस ऑफ दैट बॉन्ड और यील्ड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कूपन रेट गिवन है, अगर आपके पास यील्ड गिवन है, अगर आपके पास उसकी प्राइस गिवन है, देन यू कैन कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ दैट बॉन्ड, किसकी ड्यूरेशन क्या होगी अगर आपको फाइंड नहीं। इसी ड्यूरेशन को अगर हम इनका आपस में रिलेशनशिप देख लेते हैं ड्यूरेशन का विद रिस्पेक्ट टू के यील्ड कैसे होती है, चेंजेबल कैसे होता है, तो हमेशा जो चेंज इन प्राइस है, जो उसकी बी जो है मैंने बताया कि उसकी प्राइस है बॉन्ड की सिक्योरिटी की, उसमें चेंज जो आता है विद रिस्पेक्ट टू उसकी प्राइस वो हमेशा बराबर होता है ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय यील्ड के। और सिमिलर वे में अगर आप इसको जो आपके पास चेंज इन बी है उसको कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा बराबर होता है उसके, और उसको जब दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं तो आपके पास आ जाता है चेंज इन बी, यानी कि चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू डी ड्यूरेशन डिवाइड बाय 1 प्लस वाई ओवर एम, वाई इज यील्ड एंड एम इज अ नंबर ऑफ ईयर्स। ये वाला फार्मूला अब हम इसी को कहेंगे मॉडिफाइड ड्यूरेशन। पहले जो आपने ये वाला फार्मूला फाइंड करेंगे सिंपल ड्यूरेशन है, इसके ड्यूरेशन के अंदर हमें काउंटलेस कंपाउंडिंग कैलकुलेट करनी है, और जबकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम रिलेशनशिप चेक कर रहे होते हैं किसके दरमियान के यील्ड में कितना चेंज आया और उसकी प्राइस में कितना चेंज आया, तो वो हमें इससे बताते हैं। यानी कि क्या जब आप ये देखना चाह रहे हैं कि प्राइस में चेंज आने से यील्ड में कितना चेंज आया है, उस केस में आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन इस्तेमाल करें। उसके बाद आपके पास पोर्टफोलियो जो है वो है, पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, एक से ज्यादा सिक्योरिटी आप खरीदते हैं, उन सिक्योरिटी को क्या करते हैं आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए करते हैं, यानी कि रिस्क को मिनिमाइजेशन के लिए करते हैं। और उसमें क्या है कि आप उस केस में ड्यूरेशन क्या होता है, पोर्टफोलियो की एवरेज ले लेता है, यानी कि अगर आपके पास 10 सिक्योरिटी है तो हर सिक्योरिटी के वो ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लेगा और उसकी एवरेज ले लेगा और उसकी प्रोपोर्शनल प्राइस कैलकुलेट करेगा, और वो जो ड्यूरेशन रिलेशनशिप होगा पोर्टफोलियो का वो स्मॉल पैरेलल शिफ्ट होंगे यील्ड के, यानी कि अगर एक आपको सिक्योरिटी से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, एक सिक्योरिटी से रिटर्न नहीं मिला, लॉस हो रहा है, थर्ड सिक्योरिटी से स्टेबल है, तो उसमें डिफरेंट जो चेंजेस होंगी उन चेंजेस को जो मेजर करेगा वो पैरेलल शिफ्ट होगा हर यील्ड के अंदर, और उनको जो वेटेड एवरेज लेके जो ड्यूरेशन से करेंगे तो वो उसका पोर्टफोलियो का आपका यील्ड आएगी, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली जो बॉन्ड पोर्टफोलियो वो हम पोर्टफोलियो इसलिए करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के नतीजे में हम सिस्टमेटिक रिस्क को जो हम कम कर सकते हैं, यानी कि ऐसी तमाम एडजस्टमेंट जो मार्केट की चेंजेस पे डिपेंड नहीं करती उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन से, रिस्क मिनिमाइजेशन से। उसके बाद आगे आता है कॉन्सेप्ट कन्वेक्सिटी है, जिसमें हम देखते हैं एक से ज्यादा डिफरेंट जो आपके पास सिक्योरिटी है वो कितना चेंजेबल है। तो जो कन्वेक्सिटी बेसिकली ये आपकी मेजर करती है कर्वेचर, कर्वेचर मतलब मीन चेंज ऑफ यील्ड विद रिस्पेक्ट टू वन सिक्योरिटी टू अदर सिक्योरिटी। तो उसके लिए आपके पास जो सी है कर्वेचर कन्वेक्सिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं 1/b जो उसकी प्राइस है इनटू सेकंड डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज जो है बी प्राइस में विद रिस्पेक्ट टू यील्ड के, उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो आपको बताएगी कि आपके एक या एक से ज्यादा सिक्योरिटी के दरमियान आपस में रेट ऑफ चेंज क्या आया है, यानी कि उसकी अगर दोनों का पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम है लेकिन कोई एक सिक्योरिटी वो डेविएट कर रही है, एक सिक्योरिटी डेविएट नहीं कर रही, इसका मतलब एक सिक्योरिटी बेटर परफॉर्म कर रही है, एक सिक्योरिटी लेस परफॉर्म कर रही है,
और उन दोनों का जो चेंजेबल है वो बेसिकली हम मेजर करते हैं, अगर कर्वेचर से मेजर करते हैं, कर्वेचर मेजर करने के लिए हम उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट कन्वेक्सिटी। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है कनकेव। कनकेव के अंदर क्या है कि यू शेप पैराबोला, यानी कि यू आउटवर्ड यू शेप होता है, और कन्वेक्सिटी के अंदर इनवर्ड यू शेप होता है। तो यानी कि आपकी पहले कम होता है मिनिमाइजेशन एंड देन मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाता है, और कनकेव में उसका उल्टा है, बेसिकली बोथ आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद आपका थ्योरीज जो टर्म ऑफ स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती हैं, जैसे मैंने बताया कि जो इंटरेस्ट रेट प्लस इंटरेस्ट रेट की जो यील्ड और बॉन्ड यील्ड के दरमियान लिंक जिसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी थ्योरीज हैं। सबसे पहले थ्योरी है एक्सपेक्टेशन थ्योरी। एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अंदर क्या आता है, जितना भी फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट किया जाता है वो हम कहते हैं कि हमेशा बराबर होता है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं स्पॉट रेट फ्यूचर का। तो इसमें क्या है, आपका जो रेट फॉरवर्ड रेट है जो आपको मिलेगा और जो आप एक्सपेक्ट करते हैं दोनों बराबर होते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन जो थ्योरी है। बल्कि इसके जो रेसिप्रोकल है मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी है, वो उल्टा उसमें कहते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म डिटरमिन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म जितने भी मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर रिलेशनशिप हैं किसके दरमियान, बॉन्ड के दरमियान और इंटरसेट के दरमियान, ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। तो ये जो बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी है। द लास्ट थ्योरी इज अबाउट द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। इसके अंदर क्या है कि आपकी जो फॉरवर्ड रेट है ये हमेशा ज्यादा होते हैं कहाँ से, एक्सपेक्टेड जो स्पॉट रेट से। एक्सपेक्टेशन थ्योरी के अंदर ये बराबर होते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के अंदर ये क्या है, हाँ ग्रेटर होते हैं, और मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करते होते एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी की एग्जांपल दी है कि अगर आपके पास मेच्योरिटी वैल्यू है, दो ऑप्शंस है। नंबर वन, आप एक साल के अंदर 3% डिपॉजिट रेट है, 6% मॉर्गेज है। एक नेक्स्ट है 5 साल के लिए मेच्योरिटी वैल्यू है, उसके सेम डिपॉजिट रेट है और मॉर्गेज 6% है। तो अब आपसे क्वेश्चन किया था आप कौन सी इसमें से मेच्योरिटी लें, कौन सा मॉर्गेज करेंगे तो डिपॉजिट करने के लिए। तो डेफिनेटली दे आर फ्लैट रेट, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो व्हाट विल द बैंक डू, बैंक क्या करेगा, वो ये करेगा कि 5 साल के लिए जो मेच्योरिटी है, हायर टाइम पीरियड है, उसके लिए डिपॉजिट रेट ज्यादा कर देगा, मॉर्गेज ज्यादा कर देगा, देन यू आर इंटरेस्टेड टू दैट है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपका फॉरवर्ड रेट है फ्यूचर का वो ज्यादा है, 4% है, डिपॉजिट के लिए आज से 3% से, और आपका जो मॉर्गेज है रेट वो भी ज्यादा है, 7% एज एक्सपेक्टेड टू 6%। इन दैट केस में आप लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के लिए आज से बात करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडे लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।